नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछली बार जब निफ्टी 26,000 के ऊपर था तो हमारी एक स्ट्रेटजी हमने सोची थी कि एक क्रेडिट स्प्रेड बनाया जाए जिसमें कॉल्स जो है एट द मनी बेची जाए और आउट ऑफ द मनी कॉल्स को बाय करके हेज किया जाए। वो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी रही और बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप जानते ही हैं, क्योंकि नीचे का मूवमेंट आया तो वो प्रॉफिट ही देके गई हैं। हमने सोचा था कि जो अंदाज़ा लगाया था कि जैसे कि ये बुल मार्केट है तो हो सकता है निफ्टी 25,400 के आसपास इस एरिया में, इस जोन में आए और 25,400 25,500 के आसपास से फिर से अपना ट्रेंड रिज्यूम करे, बट वो वैसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। और निफ्टी बहुत ज़्यादा बड़ी फॉल दिया पिछले 4 दिन में, लगभग लगभग 1400 पॉइंट का फॉल दिया है। कल भी सॉरी, लास्ट फ्राइडे को भी जो मार्केट ने एकदम से ऊपर गया और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक ऊपर रहा और टिकने की कोशिश की, पर फिर पूरी की पूरी उसने अपनी बढ़त को गंवा दिया और फिर कब मार्केट के ऑलमोस्ट डे एंड पे नीचे ही आके बंद हुआ है। सो अभी बैंक निफ्टी का देखा जाए तो बैंक निफ्टी का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। हमें लगा था कि लगभग लगभग समझ लीजिए 52, 600, 700 तक आने के चांसेस हैं, और बट उसके बाद फिर से वहाँ से भी लगभग 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया है। तो ये काफ़ी इसने बड़ी करेक्शन दे दी बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो बैंक निफ्टी ने स्पेशली देखिए, अगर हाई से देखें तो 6% का, लगभग 5.7% का इसने करेक्शन दे दिया है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म मार्केट में ओवर सोल्ड बना देता है। अगर हम लोग इसके थोड़ा मीडियम टर्म चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी में क्लियरली एक ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, जो लगभग 30 जनवरी से, इस साल के स्टार्ट से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है, अब मार्केट फिर उसके नज़दीक आ गया है। देखिए, फिर यहीं पे ट्रेंड लाइन है लगभग 51,200 पे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आती है। और सिमिलरली निफ्टी में भी ये देखिए, यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से ही 24,800 के लेवल से ही निफ्टी ने पिछली बार भी ब्रेकआउट दिया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा का पूरा डाउन मूव जो है, ये एक रीटेस्ट के अलावा कुछ नहीं है, जो उसके बाद निफ्टी फिर से अपना नेक्स्ट नेक्स्ट जो अप मूव है उसको रेज्यूम करेगा। देखें तो अभी इसमें अभी देखा जाए तो दो बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है, फिर भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। आई नो बहुत ज़्यादा यूट्यूबर जो है क्रैश और पता नहीं क्या क्या कि भाई 12,000 15,000 जो भी टारगेट है उनको आने की बात कर रहे होंगे, और उसके लॉजिक्स भी अलग 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 तरीके से दिए जा रहे हैं। आज जो मार्केट में इस टाइम जो इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा नरेटिव बना हुआ है, उनके उनके ऊपर चर्चा भी करेंगे थोड़ी सी। बट उसके पहले देख लेते हैं कि अगर निफ्टी 24,850 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे अगर आता है, अगर इनके से गैप डाउन देता भी है मंडे को, तो हो सके तो यहाँ पे बाइंग ही करें। इस बार मुझे लग रहा है कि फिर से इसमें क्रेडिट स्प्रेड बनाना अच्छा रहेगा। क्रेडिट स्प्रेड कैसे बनाना अच्छा रहेगा कि 24,800 या 25,000 इसकी जो पुट है उसको बेचें और आउट ऑफ द मनी पुट को खरीद लें, तो उसके हिसाब से आपका हैच भी बन के रहेगा। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी का। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी यही है कि जैसे अगर यहाँ पे आता है 51,200 के आसपास, 300 पॉइंट और नीचे गिरता है, तो 51,300 51,500 का एक पुट खरीदें, पुट बेचें, और उसके सामने नीचे का आउट ऑफ द मनी पुट खरीद लें और एज ए हैज। और वो हैज वो कितना बनाना है वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको छोटा रिस्क लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड भी होता है। तो सिंपल सा ऐसा बना के चलने में मुझे लग रहा है कि ये फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा बड़ा नरेटिव क्या चल रहा है? सबसे बड़ा नरेटिव चल रहा है इस टाइम के इजराइल और ईरान की वॉर लग जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा हमें मार्केट हमारी गिर जाएगी। उसकी वजह से ही गिर रही है, क्योंकि लोगों को डर है कि मार्केट जो है कोई बॉम्बिंग हो जाएगी या फलाना, ऐसा कुछ भी रीज़न हो। बट क्या ये सच है? अगर लॉजिकली सोचें कि अगर इसराइल और ईरान की वॉर लगी हुई है
तो उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है तो या तो वो इसराइल को होगा या ईरान को। भाई जिसके घर पे बम फूटेगा उसी को सबसे नुकसान होगा ना। बट यहाँ पे देखते हैं, ये ये इसराइल का मार्केट है। इसराइल तेल अवीव का मार्केट है, TA-125 जो उसकी टॉप 125 कंपनीज हैं। ये देखिए, ये पिछले इतने दिनों में फ्लैट ही है, जबकि ऊपर ही गया है। हमारा मार्केट अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव गया, और ये कुछ भी नेगेटिव नहीं गया। 2117 से 2085 कुछ भी मूव नहीं दिया है इसने इतने दिनों में, जबकि हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ गया है। बाकी का अगर देखें, इसके अलावा भी डाउ देख लें, या फिर जापान का मार्केट देखें, चाइना तो खैर अब जा ही रहा है। तो ये जो लॉजिक है कि भाई क्रूड बढ़ने से हमें प्रॉब्लम होगी या ऐसा वैसा जो भी लॉजिक है, उससे वो कहीं पे भी हमारा इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हमारा मार्केट गिरे, क्योंकि किसी कोई भी और दुनिया का मार्केट नहीं गिर रहा है। बट बात ये है कि गिर तो रहा ही है, तो क्यों गिर रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आता है गिरने का कारण, वो है जो FIIs की बिकवाली। आप जानते ही हैं कि FIIs ने 40,000 करोड़ रुपीस का माल बेचा है। अब ठीक है, DIIs ने 30 करोड़ प्लस का खरीद लिया, वो ठीक है, उसकी बात ही नहीं कर रहे। बट अगर FIIs ने बेचा है, तो ऑब्वियसली यहाँ का मार्केट कुछ सोच के ही बेचा होगा। तो क्या हो सकता है उसके पीछे रीज़न? मुझे जो ये समझ में आ रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि जो FIIs थे, वो अभी तक चाइना की मार्केट में शॉर्ट थे। आप जानते हैं कि बहुत टाइम से जो चाइना की मार्केट है, जो हैंग सेंग है, वो नीचे ही नीचे चल रहा था। और चाइना के जो ऑन शोर जो शेयर है, वो तो और नीचे चल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। और आप जानते ही हैं कि एकदम से वन साइडेड रैली आ गई है हांगकांग के शेयरों में ना। ये देखिए, यहाँ से लगभग अगर मैं देखूं, 35%, 30% से ज़्यादा की रैली आ गई है पिछले 15 दिन में। तो ये क्यों हुआ? ये क्योंकि गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया। बट मुझे ये लग रहा है कि ये जो रैली है, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो शॉर्ट कवरिंग का है। मुझे ऐसा, मैं सस्पेक्ट करता हूँ ऐसा, कि जो FIIs थे, उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है हेज कैसे किया हुआ था, कि बिकॉज कि चाइना की मार्केट वीक थी और सब कुछ वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक था, तो देवर शॉर्ट ऑन चाइना मार्केट एंड देवर लॉन्ग ऑन इंडियन मार्केट। जब ये ऐसा हुआ कि वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होनी शुरू हुई, तो क्या होगा? सबसे पहले मार्जिन कॉल्स आनी शुरू शुरू होंगी, कि जो भी शॉर्ट्स हैं, जो भी चाइना शेयर के बियर्स हैं, उन्होंने अपना, उनको मार्जिन कॉल आई, तो मार्जिन कॉल कैसे भरी जाएगी? मार्जिन कॉल भरी जाएगी दूसरे अपने एसेट्स बेच के, दूसरे ट्रेड्स को खाली करके बेच गिरा जाएगा। तो अब वहाँ से, तो सबसे इजीली कौन सा शेयर अभी सबसे महंगा, कौन से शेयर बिक रहे हैं? सबसे महंगे शेयर बिक रहे हैं इंडिया के। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्केट है इंडिया। FII ने सबसे प्रॉफिट कहाँ बनाया है? इंडिया में। तो मुझे ये लॉजिकल लगता है कि वैसे भी एक नॉर्मल सी बात है कि जब भी मार्जिन कॉल आती है ना, तो बंदा अपना जो सबसे जो प्रॉफिटेबल शेयर है ना, वही बेचता है, क्योंकि उसी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा होता है। ये आप खुद भी सोचें कि मान लो कि आपको मार्जिन कॉल आई, कि आपके ब्रोकर का फ़ोन आया कि भाई मुझे शेयर अभी मुझे पैसे दो। तो एक शेयर है, मान लो कि वो 3 गुना हो चुका है, वो आपको 50,000, मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। दूसरा शेयर है कि वो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। तो आप कौन सा बेचोगे? ऑब्वियसली जो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई उसका काम हो गया है, अब वहां से अपना पैसा निकाल के बुक कर सकते हैं। कम प्रॉफिट वाला आप शेयर नहीं बेचोगे, इन द होप्स के वो भी आगे जाके 1 लाख का प्रॉफिट देगा। वो सेंसिबल है कि नहीं, वो अलग बात है, बट ये नेचुरल कॉमन लोगों का ऐसा ही, सब इवन इंक्लूडिंग फंड पीपल का भी यही रहता है, कि जहाँ पे इजीली कैश अवेलेबल हो उसको बेचा जाए, जहाँ पे प्रॉफिट्स बन रहे हो उसको एग्जिट किया जाए, और जहाँ पे मार्जिन कॉल आ रही हो उसको भरा जाए। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि चाइना का जो इतना बड़ा है, वहाँ से पक्का ही FIIs की मार्जिन कॉल आई है, जो वहाँ पे शॉर्ट्स थे, जो शॉर्ट चाइना लॉन्ग इंडिया के जो हेज फंड्स थे, उनमें कोई ना कोई तो मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ है, जिससे उनको इतना बड़ी
सेलिंग करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये होगी, वही सेलिंग तो हो गई अब, बट अब और भी आगे क्या सेलिंग आ सकती है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब और ज़्यादा सेलिंग ना आए, क्योंकि फंड के भी तो वो इतनी ज़्यादा पोजीशन थोड़ी होती हैं। मतलब समझिए अभी $5 बिलियन के शेयर उन्होंने बेच दिए हैं, तो कितनी ही मार्जिन कॉल आई रहेगी। और तो समझ लो कि अभी अगर मंडे को गैप डाउन होता है, वो अपनी प्रॉफिट्स बुक करते हैं, तो अगर इन केस, जब मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, तो अगर कुछ ऐसा होता भी है तो बेस्ट मुझे लग रहा है कि वो अपना यहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा सा अब सपोर्ट लेगा। और अब ये जो कहानी थी, जो चाइना की जो अपमूव और ये सब कहानी थी, वो सब मुझे लग रहा है कि अब ठंडी पड़ गई है, और अब निफ्टी जो है थोड़ा सा फिर से सांस लेगा और ऊपर चलना शुरू करेगा। तो और इसके अलावा क्या नैरेटिव चल रहा था, तो ये वॉर वाला तो बिल्कुल ही बोगस है। एक बात है कि भाई के जो बीजेपी है वो हरियाणा और कश्मीर में हार रही है, और प्रोबेबली महाराष्ट्र में भी इसका एक हो सकता है कि इसका इफेक्ट हो, बट मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। ठीक है, तो अगर ये प्राइस्ड इन है, अब है, हो चुका है ये प्राइस्ड इन 1,1500 पॉइंट के फॉल के बाद, तो सेंसिबल तो लॉजिकल यही है कि यहाँ से लॉन्ग रहें, और अपने पोर्टफोलियो को अभी पैनिक सेल मत करें। यहाँ से अपमूव आएगा, वो अपमूव में कैसा दिखेगा वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना फैसला आने वाले वीडियोस में के अकॉर्डिंगली आप ले लीजिएगा। बट अभी मुझे पैनिक सेल में कोई भी सेलिंग करने का मतलब समझ में नहीं आता है, टेक्निकली भी और वैसे भी लॉजिकली भी। देखिए, अगर टेक्निकली भी देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के एकदम पास में ही है, और जैसे इसने 20 डे मूविंग एवरेज को काटा है, तो ये बहुत नॉर्मल है कि यहाँ से एक बाउंस दे दे। तो ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक बाउंस दे और फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो इन शॉर्ट अभी कहने का मतलब ये है कि यहाँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 26,200 के, 26,000 के ऊपर हम लोग लॉन्ग नहीं होने चाह रहे थे, वहाँ से शॉर्ट होना चाह रहे थे, हमने अपना शॉर्ट ट्रेड्स बनाए, वैसे ही यहाँ पे भी लॉन्ग शॉर्ट नहीं रहना है, लॉन्ग रहना है। हाँ, वो आप ट्रेड कैसा लेते हैं, आप नेकेड फ्यूचर खरीदते हैं या फिर आप हेज करके चलते हैं, वो आपको देखना है, वो आपकी मर्जी है। पर मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से लॉन्ग रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अभी रिजल्ट सीज़न भी आने वाला है। इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं, आप जानते हैं सबसे पहले आईटी वाले ही देते हैं। तो इन्फोसिस का चार्ट देखें तो ऑलरेडी ही ये बहुत बड़े बड़े कैंडल दो ऊपर को बना चुका है, और जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, यानी कि 1935 का लेवल तोड़ेगा, तो समझिएगा ये ऊपर ही जाएगा। इसके अलावा बैंक्स देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक काफ़ी बड़ा बैंक है, हम जानते ही हैं। ये भी काफ़ी, अपने देखिए फिर से मूविंग एवरेज के पास आ गया है, और जो इसका ब्रेकआउट जोन था 1650 का, ये ब्रेकआउट जोन था इसका, उसके पास में आ गया, और 50 डे मूविंग एवरेज के पास में है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी इसको सपोर्ट मिले। सिमिलरली एसबीआई को तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एसबीआई तो काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ कि यहाँ से खरीदना चाहिए, कोई भी डिप मिले तो 790 के आसपास। देखिए, अब फिर से उस दिन कल भी एसबीआई और बाकी के बैंक्स ने, पीएसयू बैंक्स ने अप मूव देने की कोशिश की, तो बट क्योंकि सारी मार्केट गिरी, तो ये भी साथ में गिर गए। तो इसके लिए अगर एसबीआई फिर से अगर 800 के ऊपर निकलना शुरू होता है, सिंपल सी बात है कि अगर ये 800 के ऊपर क्लोजिंग दे, एसबीआई अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो ये समझिएगा कि ये फिर से अपने 900 के लेवल को टच करने को तैयार है। और इसके लिए इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसका स्टॉप लॉस बहुत ही नज़दीक है, 765, लगभग 2-3% का ही स्टॉप लॉस है इसमें। ठीक है, देखें अगर बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, अगर छोटे बैंक्स को भी देखें, तो ये भी वैसे ही हैं, ये थोड़ा सा और ये बेटर हो रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, और ये देखिए, एक बहुत ही अच्छा एक इसको क्या डबल बॉटम कहेंगे हम लोग, डबल बॉटम बना के अगर यहाँ से ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए। तो आरएसआई भी इस मूव को कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये दोबारा ऊपर जाना शुरू करता है, कौन सा लेवल है बैंक ऑफ बड़ौदा का, कि वही 253 का लेवल जो है, ये समझ लीजिए कि
तो लेते कि इतनी बात है कि 255 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो फिर ये मतलब है कि ये पूरी की पूरी इसकी जो डाउन मूव था वो फिनिश हो चुका है और फिर से ये ऊपर जाने को तैयार है। तो बेसिकली मेरा कहना यही है कि पीएसयू बैंक्स मुझे सही लग रहे हैं और हो सकता है कि उनमें आगे अप मूव आए। जैसे कि ये कैन बैंक ने देखिए ऑलरेडी इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया था और फिर से ये रीटेस्ट करने को ही आया हुआ लग रहा है। तो अगर मार्केट स्ट्रांग होती है, यहाँ से पॉजिटिव दिखाती है, तो ये सब बैंक्स जो हमने डिस्कस किए हैं इनको ज़रूर देखना चाहिए। हो सके तो कैश पोजीशन में अगर एफएनओ में करना है तो फ्यूचर्स के साथ में हेजेस जरूर लें, पुट्स लें, या फिर आप जैसे भी आपको उसको हेज अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना है। इसके अलावा मुझे तो ठीक लग रहा है सब कुछ। थोड़ा डाउन आ गया है तो काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं अच्छे अच्छे भाव पे मिलने लगे हैं, स्पेशली मिड कैप में। अब अगर देखें तो आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में तो कुछ भी मूव डाउन मूव नहीं आया है, हार्डली कुछ इसने। ये देखिए इसका 150 इंडेक्स देख लेते हैं। ऑलरेडी ही इसने यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग दिखा दी है। अगर देखें हम, ऑलरेडी इसने अपना ये जो बॉटम बना दिया लग रहा है। तो अगर ये बॉटम तैयार रहता है, अपना होल्ड करता है, तो कौन सा बॉटम है वो ये है 21,475 के आसपास, 21,500 का लेवल अगर ये होल्ड करता है तो ये समझिए कि फिर से ये नए मूव को देने के लिए तैयार है। मुझे लग रहा है कि एक मूव और आएगा क्योंकि ये सारा का सारा मूव करेक्टिव ही है। तो ये प्रोबेबली ये एक ABCD मूव दिखाने वाला है। जैसे कि अभी ये मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3 4 और ये 5, ये मुझे पता है कि मैंने नॉमेनक्लेचर गलत दे दिया, ठीक है। इवन देन मुझे लग रहा है कि ये ऐसा कुछ बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर से एक नया हाई बनाएगा 22,500 700 800, और हो सकता है कि 23,000 के आसपास भी चला जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये सारा का सारा मूव मुझे करेक्टिव दिख रहा है तो लग रहा है कि एक और अभी हाई बाकी है। ठीक, तो ये इसकी बात हो गई। पिछली बार हमने लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात की थी, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अपने स्टॉप लॉसेस को, अपने सॉरी प्रॉफिट्स को बुक करें और धीरे 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 एग्जिट करते रहें। तो अब भी वही कहना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो लेवल पे, इन्वेस्टमेंट लेवल पे धीरे 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 एग्जिट करें और अ, अपना ट्रेडिंग के लिए थोड़ा लॉन्ग ही रहें, अभी वही अच्छा। ठीक है, तो ओके, तो फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अपने ट्रेडिंग थोड़ा ध्यान से करें, विक्स काफ़ी बड़ा हुआ है तो ये एक अच्छी बात है। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। 31 अगर अक्टूबर का ऑप्शन चेन देखा जाए तो अभी 25,100 के आसपास का जब लेवल है तो 1,000 पॉइंट नीचे, यानी कि 24,000 के आसपास का 70 रुपए का, और 24,800, सॉरी 25,800 का, 26,000 का, लगभग 25,800 का, 108 रुपए का, यानी कि लगभग लगभग 180 रुपए का, ये 170 रुपए का ये एक स्ट्रैडल बिक रहा है। यही 8,000 पॉइंट नीचे और 800 पॉइंट ऊपर का मार्केट जो स्ट्रैडल है, दो हफ्ता भर पहले 120 रुपए का मिल रहा था। तो विक्स बहुत बढ़ गया है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा फायदा हो। तो एक बार ये देख लेते हैं इसका वीकली वाला क्या कह रहा है। वीकली वाले में कॉल राइटिंग ठीक ठाक है, कुछ खास हुई नहीं है कॉल राइटिंग। पुट राइटिंग बेटर है। 1,30,000 शेयर यहाँ पे 25,000 पे खड़े हैं पुट्स में, जबकि पुट्स में, कॉल्स में बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं है, सीधा 25,200 पे शेयर खड़े हैं। तो दूर है काफ़ी पुट्स के, कॉल रेटिंग काफ़ी दूर है। तो हो सकता है कि 25,300 तक जा सके और ये वीकेंड पूरा होते होते 25,400 भी टच करके आए, जो मुझे लग रहा है कि ये जो मैक्स पेन का पॉइंट बनने वाला है। ठीक है, और पुट साइड पे कहीं पे भी बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं है एक्सेप्ट 25,000, उसके बाद सीधा सीधा 25 24,500 पे।
तो इसमें अभी कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो हम लोग अपने प्राइस एक्शन पे भरोसा करेंगे। प्राइस एक्शन बता दिया मैंने कि आप अपना लोअर जो कॉल को पुट को सेल करें और एट द मनी पुट सेल करें, और लोअर पुट को बाय करके चलें। ठीक है, थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब।